तो केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों का आयात शुल्क समाप्ति कर दिया है। यह छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर मिलेगी और ये छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। सरकार ने कैंसर के विभिन्न रूपों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को भी सीमा शुल्क से छूट दे दी है। इस दवाओं पर आमतौर पर 10% सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं की कुछ श्रेणियों पर 5% सीमा शुल्क लगता है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर दुर्लभ कैंसर से पीड़ित बच्ची के इलाज में प्रयोग होने वाली आयातित दवा को सीमा शुल्क से छूट प्रदान करने की अपील की थी। निहारिका नाम की इस बच्ची के इलाज के लिए 65 लाख रुपए के इंजेक्शन की जरूरत थी। इस पर करीब 7 लाख रुपए टैक्स लग रहा था। इसीलिए अब सरकार ने सभी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं पर आयात शुल्क समाप्त कर लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार के इस कदम से निहारिका जैसे पेशेंट का कैंसर का इलाज सस्ता हो गया है। इस केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं का कोई व्यक्तिगत तौर पर आयात करता है तो उसे सीमा शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। यह बीमारी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021 के अंतर्गत लिस्टेड होनी चाहिए। हालांकि इस छूट का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य निर्देशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह सत्यापित किया गया होगा कि यह बीमारी दुर्लभ बीमारी के अंतर्गत आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। वेलकम बैक। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अदानी के सितारे जो नाले में गिर गए उसके बाद से चमक नहीं पाए हैं। अदानी समूह की कंपनी अदानी एंटरप्राइज द्वारा कर्ज चुकाने को लेकर किए गए दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी समूह से इस मामले पर जवाब मांगा है। एनएससी ने कर्ज भुगतान के दावे को लेकर अदानी एंटरप्राइज से स्पष्टीकरण मांगा है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के कर्ज चुकाने को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर एनएससी ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी कई बातों को लेकर कंपनी से अलग से जवाब मांगे हैं। पॉवर टू एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहे अदानी ग्रुप के कर्ज चुकाने को लेकर द केन की एक रिपोर्ट में कई सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में ग्रुप के दावे को खारिज करने वाली कई दलीलें दी गई है। यह भी पूछा गया है कि क्या अदानी समूह ने वास्तव में अपना 2.15 अरब डॉलर का कर्ज चुका दिया है। अदानी समूह ने इस महीने की शुरुआत में दावा किया था कि उसने 2.15 अरब डॉलर के शेयर समर्पित ऋण का पुनः भुगतान किया है। इसे उन्होंने 31 मार्च 2023 की समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया है। द केन की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के इस दावे को खंडन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज चुकाने के बावजूद बैंकों के पास जमानत के रूप में गिरवी रखे गए अदानी समूह के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा अभी तक वापस नहीं किया गया है, जबकि आमतौर पर बैंक लोन चुकाने के तुरंत बाद शेयर जारी कर देते हैं। द केन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तव में अदानी समूह ने कर्ज का पूरा भुगतान नहीं किया है, लेकिन कार्यवाही से बचने के लिए और अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए आंशिक भुगतान किया है, यानी केवल आधा कर्ज लौटाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। 1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष शुरू होगा। इसकी शुरुआत के साथ ही यूपीआई ट्रांजैक्शन भी महंगा होने वाला है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर पीपीआई चार्ज लगाने की सिफारिश की है। इन खबरों पर एनपीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना रुख साफ किया है। अगर आपने भी यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने की खबरें पढ़ी या सुनी है और हैरानी है, तो आप निश्चित हो जाइए। यूपीआई पेमेंट पर एक अप्रैल से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की व्यवस्था देखने वाली संस्था एनपीसीआई ने साफ किया है कि यूपीआई यूजर्स को ट्रांजैक्शन पर कोई अलग से चार्ज नहीं देना है। ऐसी खबरें चल रही थी कि यूपीआई पर 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर आपको सरचार्ज भरना है। अब एनपीसीआई ने बताया कि कस्टमर्स को ऐसा कोई चार्ज नहीं देना है। हाँ, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी प्रीपेड वॉलेट के जरिए दिए गए पेमेंट पर इंटरचेंज फीस लगेगी। एनपीसीआई ने कहा कि यूपीआई से पेमेंट पर पुरानी व्यवस्था जैसी की तैसी है। इस पेमेंट सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। 2000 तक के पेमेंट पर अभी भी कोई चार्ज नहीं है, यानी कि बैंक अकाउंट से किसी अन्य बैंक खाते में की गई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन प्रीपेड वॉलेट के जरिए की गई यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट को चार्ज देना होगा। इसका ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शन की संख्या 1% से भी कम है। एनपीसीआई ने कहा कि यूपीआई फ्री, फास्ट, सिक्योर और सीमलेस है। हर महीने बैंक अकाउंट के जरिए कस्टमर्स और मर्चेंट के लिए 8 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं, जो बिल्कुल फ्री होते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट जी। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने लगभग 19,600 करोड़ रुपए की कुल लागत से 11 जनरेशन के गश्ती जहाजों और 6 जनरेशन के मिसाइल जहाजों का करार किया है। अब उधारी की ताकत नहीं बल्कि देशी हथियारों का दम दिखाई देने वाला है। आत्मनिर्भर भारत की और एक कदम और बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने लगभग 19,600 करोड़ रुपए की कुल लागत से गश्ती जहाजों और मिसाइल जहाजों का करार किया है। 11 जनरेशन के अब तटीय गश्ती जहाजों का करार गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ और 9,781 करोड़ रुपए की लागत का करार गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के साथ किया गया, जिसमें 11 जहाजों में से 7 को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। इन जहाजों के करार से भारतीय नौसेना को अपनी मारक क्षमताओं को मेंटेन करने सहायता हासिल होगी। वही एंटी पायरेसी, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, एंटी पोचिंग, एंटी ट्रैफिकिंग, नॉन कम्बैट इवैक्यूएशन ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू में नए करार से मदद मिलेगी। इन जहाजों के निर्माण 7.5 साल की अवधि में पूरा होगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ नौसेना के लिए 1700 करोड़ रुपए की लागत से फायर कंट्रोल प्रणाली की खरीद का अनुबंधन किया है। इस प्रणाली के अंतर्गत 13 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदे जाएंगे, जिनकी कुल लागत 1700 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें भारतीय IDMM श्रेणी के तहत खरीदा जाएगा। यह सिस्टम एक नौसैनिक गोलाबारी नियंत्रण प्रणाली है, जिसे स्वदेशी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित रूपरेखा के अनुसार विकसित किया गया है। यह समुद्री गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के साथ साथ हवा और सतह के लक्ष्यों की सटीकता से जानकारी हासिल करने और फिर उनको भेजने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।